Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी सुपर चैट में आज हम बातचीत करेंगे साउथ एशिया के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। वहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल की जो दास्तानें हैं वो हमेशा से चली आती हैं, मगर बदकिस्मती से इस सरकार में वो ज़्यादा ही नुमायाँ हैं। मैं बदकिस्मती से इसलिए कह रहा हूँ कि उसके जो रिसीविंग एंड पे होते हैं वो इनोसेंट आवाम होते हैं, वो सफ़र करते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान साउथ एशिया का एक अहम मुल्क है और हमेशा से साउथ एशिया में जो इंस्टेबिलिटी रही है उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सा रहता है। ये मेरी राय है। और मेरे साथ आज कनाडा से 7 समुंदर पार यानी पाकिस्तान से यानी साउथ एशिया से जुड़े हुए हैं बहुत ही मारूफ एकेडमिक, कमेंटेटर, जर्नलिस्ट और आप सबके जाने पहचाने कमर चीमा साहब। वेलकम कमर चीमा भाई। बातचीत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपका मुल्क है, हमारा भी उससे तल्लुक़ रहा है। अब हम 7 समुंदर पार बैठे हैं और मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर कैनेडियन शहरी समझता हूँ, मगर साउथ एशिया में अमन के हवाले से ख्वाहां भी रहता हूँ। मगर अमन तो तभी आएगा जब पाकिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी बनेगी। इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आती है कि एक टर्मोइल है, इकोनॉमिक लेवल पे ब्रॉडशीट की बात हो रही है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल टर्मोइल है जो हमेशा ही हम देखते रहते हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही है। आप इन सब को कैसे देखते हैं? देखिए ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि देखिए ये बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन है। मुझे ऐसे लगता है कि देखिए इमरान खान साहब के कुछ गोल्स थे, कुछ चीज़ें वो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सिस्टम की कंपल्शन है। इमरान खान चाहते हैं कि आए तो वो अकाउंटेबिलिटी का नारा लेकर थे और आए वो ये थे कि जी बाहर पैसा चला गया पाकिस्तानियों का तो वो पैसा मैं वापस लेके आऊँगा। लेकिन हुआ यूं कि वो चीज़ें तो अभी क्लियर नहीं हो रही। वो कोर्ट्स के कुछ प्रोसीजर हैं। फिर आपको पता है कि हमारे मुल्क का एहतसाब जितना मर्जी आप तगड़ा कर लें, लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हुकूमत है, वो नवाज शरीफ साहब का बोझ नहीं उठा सकी, तो उनको बाहर भेजना पड़ गया। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से जो इमरान खान साहब का जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव था वो तो बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो गया। और अभी जारी बात है उनकी ऑपोजिशन पार्टी मेन नवाज PMLN है पंजाब में, जिनके साथ कंपटीशन था, तो शहबाज शरीफ साहब जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है, बाकी उनका एक बेटा बाहर भागा हुआ है, नवाज शरीफ साहब के भी बेटे बाहर भागे हुए हैं। अभी जो चीज़ आ जाती है, जरदारी साहब जो हैं वो वैसे ही मुकमुका कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब का जो अकाउंटेबिलिटी का नारा है वो तो कोई इतना नहीं बिक रहा, लेकिन रेटरिक रह गई है मीडिया की हद तक। जो मीडिया में एक उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी जिंदा रखी हुई है, लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा। और दूसरा जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का अपरेटस है जिसको हम नैब बोलते हैं, वो भी कोई इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। फॉर सम रीजन, फॉर वन रीजन और दी अदर रीजन, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मीडिया उसको अच्छा नहीं मिला और कुछ इस तरह की चीजें ऑपोजिशन ने शोर डाला कि वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया फॉर सो मेनी रीजंस। तीसरा आपको पता है इकोनॉमी आपको पता है, मैं जस्ट जनरल आपको दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम डिटेल में भी बात कर सकेंगे। इकोनॉमी आपको पता है कि इमरान खान साहब मैं तो चाहता हूं इस मुल्क में मिसाके जमहूरियत नहीं होना चाहिए, इस मुल्क में सबसे पहले मिसाके मुईशत होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी उनसे चल नहीं रही क्योंकि आपको पता है कि हमारे टोटल बजट होता है $700 अरब का, 700 अरब रुपए का, और हमारी टोटल ताहिर साहब जो इनकम होती है वो होती है 3500, 400, 4200 अरब। तो हमारा बजट डेफिसिट ही बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके ऊपर बहुत चीजें चली जाती हैं और कोविड ने आके वो भी चीजें स्लो कर दी हैं। फिर गवर्नेंस चैलेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान साहब ने खुद ही बढ़ा ली हुई है। सो बहुत ज्यादा चैलेंजेस एट ए टाइम इमरान खान साहब को फेस करने पड़ रहे हैं। और अबव ऑल जो पंजाबी के सोने थे सुहागा, उनके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी भी बड़ी कम है, थिन मेजोरिटी के साथ, और वो भी कोalition पार्टनर बने तो वो कर सकते हैं कुछ। फिर आपको पता है उनको
सपोर्ट मिलती भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जब तक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी वाला पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में ना हो, जो एजेंडा इमरान खान साहब का, वो चीज़ें ये नहीं कर सकता जो वो करना चाहते हैं। जी जी, आपने चीमा साहब बड़े अच्छे अंदाज में बहुत सारे पहलुओं को एक तरह से उजागर किया और वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का जो नारा है वो भी फेड होता चला जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि 200 बिलियन डॉलर लेकर आएंगे बाहर से। हमें तो यहाँ बैठ के यही शक होता है कि उनको मैथमेटिक्स नहीं आती कि 200 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम है जो कैश की सूरत में वापस लाना, और क्या वाकई 200 बिलियन डॉलर बाहर है, ये एक अलग बहस है। और फिर अभी तक जो प्रैक्टिकली है वो शायद 200 मिलियन डॉलर भी, जिस अकाउंटेबिलिटी की मद में वो बात करते थे, वो भी नहीं आया, यानी उसका 1% भी नहीं आया। चलिए, ये डिलीवर ना हो सका। आपने सियासतदानों की बात की, आपने सबसे अहम नुक्ता उठाया अपनी बात में कि ये जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी तो शायद उनके पास ये मैंडेट होगा। मैं यहाँ पे ये सवाल उठाता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ चीमा साहब, मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी पीछे रही हैं, एक तरह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट काफ़ी बेहतर मैंडेट के साथ रही थी, लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, क्रिटिक्स का यही कहना है कि कोई भी ये जो गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, ये फ्रंट फेस की हैं, इनका किरदार नहीं होता, पीछे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो सारा कुछ चलाती है। तो क्या आपको ये रियलिटी रेलेवेंट नज़र आती है या आज के दौर में थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है? देखिए ताहिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जिस चीज़ को आप कहते हैं, पाकिस्तान में हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जगहों पे एस्टैब्लिशमेंट को ओवर प्ले किया जाता है। इतनी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होता नहीं जिन जगहों पे जहाँ पे उनको जिक्र कर दिया जाता है। और मुझे बताएं, दुनिया की कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले नहीं करती? क्या अमेरिका का सदर अमेरिकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के नहीं चलता? पाकिस्तान के बारे, जो अफगानिस्तान के बारे पॉलिसी बनानी है, नहीं पूछ के चलते? मैं समझता हूं कि यहाँ पे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराना और कहना कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इतने इनएफिशिएंट आती हैं और उनके पास चीजें सॉल्व करने का भी वो पूरा मैकेनिज्म नहीं होता, तो फिर उनको मदद लेनी पड़ती है आर्मी की, एस्टैब्लिशमेंट को जिसे आप कहते हैं। तो जब उनको मदद लेनी पड़ती है ताहिर साहब, तो फिर ये ना कहें कि एस्टैब्लिशमेंट घुसा ही है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट तो कहती है, जनरल बाजवा सेनेट में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें बताएं हमें क्या करना है, हमें गाइड करें आप, पार्लियामेंट इज द मेन फोरम। तो अगर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, जो वो ये कह रहा है, जाके पार्लियामेंट में कह रहा है कि हमें बताओ हमें क्या करना है, तो ये बताएं कि ये कसूर किसका है? एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है कि पार्लियामेंट का? अगर पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, वो इजलास ही ना बुलाएं, वो अकाउंटेबिलिटी ना करें और वो खामोशी से अपने बैठे रहें और मीटिंग्स करते रहें और फॉरेन पॉलिसी को पार्लियामेंट ना गाइड करे, तो ये एस्टैब्लिशमेंट का थोड़ा ही कसूर है। अगर आज तक इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, इतना बजट डेफिसिट रहा, ये पार्लियामेंट उसका एस्टैब्लिशमेंट का थोड़ा ही कसूर है। फाटा आज तक मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, ये एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है। मुझे ताहिर साहब ये बताएं, कराची में 2008 से लेकर 13 तक जो वहां पे दंगे फसाद हुए, सारी सियासी जमातों ने वहां पे क्या क्या नहीं किया, 7-8 हजार बंदा वहां मारा गया, ये एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है। एस्टैब्लिशमेंट के अपने मसले जरूर होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात बताऊं सर, मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और विद माय पर्सनल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन और पर्सनल डिस्कशन के बाद, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान आगे जाए और खित्ते के तमाम मुल्कों के साथ हम मिलकर आगे जाएं, इवन के इंडिया के साथ भी। इवन के एस्टैब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि हम भारत से बात करें। द प्रॉब्लम दिस टाइम इज नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट, द प्रॉब्लम दिस साइड इज कि सिस्टम इतना वीक है कि एस्टैब्लिशमेंट तो उसको सहारा दे के खड़ी हुई है। उसमें सिर्फ इमरान खान नहीं, अगर नवाज शरीफ होता, अगर जरदारी होता या कोई और भी सियासी जमात होती, तो वो तो कहते हैं भाई आप लोग अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें। अब मुझे ये बताएं कि सी पैक का इतना बड़ा पैसा आया सर, अभी उसको किसने सपोर्ट किया है? अगर मुझे बताएं कि क्या आज तक हमने अपनी पुलिस तगड़ी की, लॉ एनफोर्समेंट तगड़ी की? हमें फ्लड में फौज की जरूरत है, कोविड-19 में फौज की जरूरत है, हमें कराची में अर्बन फ्लडिंग आ जाए हमें फौज की जरूरत है, हमें हर जगह फौज की जरूरत है। फौज क्या करे? ये सेटअप इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है, ये डेवलपमेंट करते रहते हैं कर्जे लेके। इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि भाई डेवलपमेंट आप
पूरी दुनिया में वैसे ताहिर साहब डेवलपमेंट जो होती है वो अमूमन आप कर्जे लेके ही करते हैं, लेकिन आप इतने कर्जे नहीं लेते कि आपका वो हिसाब किताब भी बैलेंस शीट ही खराब हो जाए। सो मैं समझता ये हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त फॉर द सेक ऑफ द गुड ऑफ द कंट्री सपोर्टिंग द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ताकि चीजें स्मूथ हों। हम दहशतगर्दी की जंग जीत ली है ताहिर साहब हमने, और वो दहशतगर्दी की जंग हमने जीती है जाने दे के। 120-30 अरब डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ है, 70-80 हजार बंदा शहीद हो गया है। और मजे की बात है कि आज भी हम पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, गलतियां हमारी बहुत सारी हैं, मैं उस पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इज वर्किंग along with the civilian government for strengthening democracy and for the political stability in the country. आपने बहुत सारी बातें की और वो सब बातें जो हैं अलग से एक बड़े मौजू को एक तरह से टच करती हैं। मैं उनमें से जो आज की गुफ्तगू में आपके साथ कुछ ज़रूर डिबेट करूँगा। पहली बात आपने ये कही कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर ही सब कुछ डालना फेयर नहीं होगा। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं नाम लिए बगैर पाकिस्तान के एक फ़ॉरेन मिनिस्टर से मेरी बात हुई, जब वो फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि जो हमारी पॉलिटिकल अशराफिया है वो इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से अपने कंट्रोल करने में नाकाम रहती है, तो फिर वो अपनी नाकामी की ज़िम्मेदारी उस पर डालती है। मगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले, हाल ही में अपने सियासी जलसों में जो जूम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो खुल के नाम ले रहे हैं इमरान खान की इस सरकार पर कि इसको किस तरह कुछ नाम वो लेते हैं, और वो वाज़े नाम लेते हैं, कोई आपके लिए मेरे लिए सीक्रेट नहीं है। वो कहते हैं कि ये नाम है जो लाए हैं नवाज शरीफ को और ये ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरह का नैरेटिव अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से आए तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स पे जो असर है वो किस हद तक वाज़े होता है? देखें, 2 तरीके होते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो बात होती है ना जी, कि वो नवाज शरीफ साहब नाम लेते हैं, नाम लेना क्या होता है? आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जिस डील के तहत बाहर गए हैं वो डील भी तो बताए ना हमें, वो क्या डील है। नवाज शरीफ साहब भी तो बाहर गए हैं, मुझे एक बात बताएं। वो भी किसी के नाम की वजह से गए हैं। देखिए ना, यही चीज है ना। नवाज शरीफ साहब इसमें का लंदन में एक बंदे को ताहिर साहब सजा हुई है, वो बंदा कोर्ट ने सजा दी है और वो जेल में है। मुझे ये बताएं, आपका जस्टिस सिस्टम, आपकी पॉलिटिकल अशराफिया, आपका अदलिया का निजाम कितना कमजोर है कि नवाज शरीफ का बोझ नहीं उठा सका। दिस इज अ टेस्ट केस आपकी डेमोक्रेसी का और आपके सिस्टम का। ये देखें, आप वो बाहर बैठ के आप कहें जी मुझे इसका नाम लें उसका नाम लें, ऐसे नहीं होता सर जी। अगर ये पूरे नाम लेने शुरू कर दे उनके भी और इनके भी, तो मामला तो खराब हो जाएंगे। सो इस तरह नहीं चीजें चलती। नवाज शरीफ साहब को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो किस तरीके से बाहर गए हैं। क्या कोई सिंपल सा बड़ा हमदर्दाना तरीके से वो बाहर चले गए? ऐसे नहीं है। और एक बात बताऊं सर, देखिए माजी में जो है कियानी साहब के दौर तक आपको पता है बहुत सारी इंटरफेरेंस रही है, इन्वॉल्वमेंट रही है। और दूसरा ये है कि जब इमरान खान साहब भी तो बहुत कुछ कहते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब खुद बहुत कुछ कहते रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया इतनी काबिल हो और इतनी फॉरवर्ड लुकिंग हो और दूर अंदेश हो, तो यकीन करके माने एस्टैब्लिशमेंट अपने या वो अपने वहां बैठ के काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब इनसे निजाम नहीं चलता, मुझे ये बताया ना कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया की इतनी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि भारत को कैसे डील करना है? मैं नहीं मानता है। आप किसी सियासतदान को, आप खुद, आपकी उम्र गुजरी, आपके सारे दोस्त हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेसी में, फौज में आपकी दोस्ती हैं, मुझे ये बताएं तार साहब, इनकी क्या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है इंडिया को कैसे डील करना है? इनकी क्या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है? अफगानिस्तान 20 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। ताहिर साहब, हमारे मुल्क के अंदर तो इतनी मीडियोक्रिटी है एट टाइम्स कि यहां पे सिर्फ डोमेस्टिक पैटी पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। कभी किसी ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि हम फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी को या अफगानिस्तान को पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के बात करें कि भाई ये हो क्या रहा है, ये पूछे तो सही ये क्या चल रहा है। ये कतर, ये तालिबान की और ये जो कतर एग्रीमेंट हुआ, ये पार्लियामेंट में आके बताएं ना जरा। और सर जी ये तो बातें इतनी पैटी करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इतना बड़ा चीज है यार। उन लोगों ने पकड़ के देखें आपके मुल्क को लीबिया, इराक,
सीरिया, यमन होने से बचाया है। ठीक है जी, स्टैब्लिशमेंट ने बचाया, मेरे फौजी जवानों ने बचाया है, मेरी फौज ने बताया, पाकिस्तान की फौज ने बचाया है। मैं चाहता ये हूं कि आपको अगर उनसे मदद चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो जरूर लें, लेकिन उनको ये पैटी पॉलिटिक्स और इन चीजों में ना घसीटें। मदद सारे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं ओ जी फरूज को ज्यादा मदद मिल गई है, सानू घट मिली है, वो चौकी ले गया, ओनू एंज हो गया। ये कोई तरीकेकार नहीं होते। उनका काम है सिस्टम को चलाते रहना। क्या वो कू कर दें? क्या वो मुल्क की तबाही उतार दें? उनका काम है कि अगर इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर मदद मांग रहा है तो आर्मी चीफ की जो है इससे जॉब, ये उसका फर्ज है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि भाई हमने सऊदी अरब जाना है, हमारी सऊदी अरब फौज की, पाकिस्तान फौज की और सऊदी अरब के साथ अच्छे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, गो एंड हेल्प अस। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? यूएई जाना है तो उनको पता है भाई कि ये तो एक लीडर को छोड़ दें, छोड़े इमरान खान क्या कह रहा है सर या नवाज शरीफ क्या कह रहा है, सारी सियासी शराफिया, सारा जो पार्लियामेंट का अपरेटस है, ये ऐसे कलेक्टिवली सोचे ना अपने आप को। ये एक एक करके क्यों सोचते हैं और फिर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं? एज ए स्ट्रक्चर इन्होंने क्या, इनका क्या विजन है फॉर द स्टेट और फॉर द सिस्टम, फॉर द सॉवरेनिटी? अभी हम मिडिल ईस्ट में इतनी चेंजेस आ रही हैं। सो मैं यकीन करके मैंने देखे, ताहिर साहब आपका घर है, उसमें आपकी एक स्पेस है, आपका ये काम बनता है कि आपके घर की कोई थ्रेशोल्ड ना क्रॉस करे। जब आप किसी को मौका देंगे आपके घर की थ्रेशोल्ड क्रॉस करे बिकॉज यू आर अनएबल टू टेक केयर ऑफ योर टेरिटरी एंड लैंड, तो जारी बात है वो किसी ना किसी ने तो वो स्पेस कवर करनी है, बिकॉज आपका वो जो वो लोग हैं वो अपनी चीजों को टेक केयर नहीं कर रहे। सो मैं आई स्टैंड विद द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को मिलाइन ना करें। हाँ, नेशनल डायलॉग कर लें, आ जाए बैठ जाए तमाम लोग और बैठ के बात करें कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। ये किया जा सकता है, डोंट मलाइन ना करें खासकर मिलिट्री लीडरशिप को। जी जी, आपने बहुत अच्छे अंदाज से एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, ऐसा डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसमें कई कंट्रोवर्शियल बातें हैं, उस पर भी हम गाहे बगाहे डिबेट करते रहेंगे, क्योंकि आज आपके साथ पहले रोज़ ही बात कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि पहली बात ही हो, चलती रहे बातचीत और एक दूसरे से हम लर्न और अनलर्न करते रहें। पीछे भी आपने जिक्र किया और अभी इस गुफ्तगू में भी आपने जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि भारत के साथ भी बैठा जाए, बातचीत की जाए। आपकी मैंने कई जगहों पे कमेंट्री देखी सुनी, उसमें आपका यही मौक़िफ़ है कि भारत पाकिस्तान की इस इनविटेशन पे तो जो नहीं देता, लेकिन हमें यहाँ पे बैठ के चिमन साहब यूँ महसूस होता है कि इमरान खान, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो चलिए इमरान खान ने कुछ हीट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है अपने ट्विटर के बयानात के ज़रिए, अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए, कि उससे फासले कम होने का इम्कान है, बढ़ने का ज़्यादा इम्कान है। एक बात, दूसरी उससे जो जुड़ी हुई बात है भारत के साथ तल्लुकात के ज़रिए, भारत का ये मौक़िफ़ है कि हमने कई बार आपके साथ बैठकें की, कई बार आपके साथ बैठे, नतीजा सिफर का सिफर रहता है। हमारे यहाँ टेररिज्म चलती रहती है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो पठानकोट का वाक़या हो और चाहे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो। ये भारत का मौक़िफ़ होता है। भारत ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि गोली और बारूद के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। अब भारत के नुक्ता नज़र को आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान की जो विलिंगनेस है उसको आप कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, इसमें मेरा ख्याल ये है कि आप सिर्फ वो वक्त देख लें कि 2018 अगस्त में इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया और वहां से लेके आप देख लें कि अगले एक साल बाद इंडिया के इलेक्शन थे ऑलमोस्ट। तो इमरान खान साहब के ये पैदर पे यही बयान आते रहे कि हम इंतजार करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इलेक्शन हो जाए, और जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि उन्होंने दोबारा इलेक्शन जीत जाना, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। तो जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास इंडिया में बात करना मुश्किल काम है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ना है तो ये ना वो अपोजिशन शोर डाल दे। अच्छा, ये अब पाकिस्तान वेट कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब का और भारत का कि हालात ठीक हो, इलेक्शन दोबारा लड़ लें, फ्रेश मैंडेट आ जाए और फिर हम बात करते हैं। उधर से नरेंद्र मोदी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब मुझे यह बताएं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो अब उधर इमरान खान तो वेट कर रहा है बात करने के लिए सर। तो जो इमरान खान वेट कर रहा है तो उधर से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो फिर हमारे पास या इमरान खान के पास क्या क्वेश्चन रह जाता है
भारत से बात करने का, लेकिन पहली बात। लेकिन चीमा साहब यहाँ मैं टोकता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कोई बैठे बैठे तो नहीं कर दी ना, किसी एक्शन के जवाब में रिएक्शन है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो आप पुलवामा की बात कर रहे हैं, वो तो बातें सामने भी आ रही हैं, वो जो क्या नाम है उनका, गोस्वामी साहब की चैट के हवाले से भी कुछ लेकिन चीजें सामने आ रही हैं। वो कोई बड़ी वाज़ेह चैट तो नहीं है, कोई कोई बिल्कुल कोई क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दे रही। देखिए, वो दरअसल अगर गोस्वामी साहब की जगह कोई आम बंदा होता और उसके पीएम ऑफिस में कनेक्शन ना होते तो हम और बात करते। और आपको पता है कि उनका जो खास अंदाज है और उनके जो कनेक्शंस हैं उनकी कितनी रीच है। सो जारी बात है कि उसकी दैट कैरीज अ वेटेज फॉर अस, और पर्टिकुलरली मुंबई पुलिस ने उसको लीक किया है। तो मैं समझता हूं कि ये तो शिवसेना इज ऑल इन्वॉल्व्ड इन दिस टू मलाइन नरेंद्र मोदी एंड इज जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो डेलिबरेटली ये सारा किया गया। वो एक एक और डिबेट है। मैं जो इसी में आगे चलूं, आपने कहा जी कि वो कसूर एक्शन का किसी की रिएक्शन। वजह से। जी जी, देखिए मैं समझता हूं कि भारत के कश्मीर के अंदर एक लेजिटिमेट इंडिजिनस स्ट्रगल है। इसको पाकिस्तान तो फाइनेंस नहीं कर रहा, माजी में पाकिस्तान लगता रहा है, माजी में करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त नहीं कर रहा जी। पाकिस्तान समझता है कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल जो सपोर्ट है हम कश्मीरियों को दे रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं, वो एक लोकल वहां पे तो रोजाना कुछ ना कुछ हो जाएगा। वहां पे मुझे ये बताएं 6-7 लाख फौज बैठी हुई है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं जो आप लोगों ने खुद उस पर कब्जा किया हुआ है? अगर आपको कोई उठ के खड़ा होकर मार देता है तो ये हमारा कसूर है। वहां पे रोजाना इंडियन फौज के खिलाफ को होता है तो पाकिस्तान में उसको करा रहा है। आपके अपने मसाइल हैं, वो हल करें तो ठीक हो जाएंगे। आगे मैं बात बताऊं, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर 35A हटा दिया, 370 हटा दिया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान के पास क्या कुशन रह जाता है बात करने का? और भारत ने एक और बड़ा बड़ा स्टांस ले लिया जी कि हम तो अलाउ ही नहीं करते कि थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप वाज ऑल सेट टू टॉक टू इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इन्होंने कश्मीर इशू को दोबारा जिंदा कर दिया है, और हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इस चीज पे पहुंच जाती कि हम पहले भारत के साथ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात करें और कश्मीर को हम सेकंड फेज में ले जाएं भारत से बात करने के लिए। लेकिन इंडिया ने हमें स्पेस ही नहीं दी। इंडिया ने क्यों स्पेस नहीं दी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंडिया को इस चीज का पता था कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से एफडीआई भी आ गई है, थोड़ी ग्रोथ भी हो रही है, और पाकिस्तान जो है वो वापस अपने वो जाना चाह रहा है उसमें। तो इस सारे में उन्होंने सोचा कि हम क्यों मौका दें पाकिस्तान को कि वो डेवलप हो, क्यों ग्रो हो, क्यों वहां पे जो है वो स्टेबिलिटी आए। तो लिहाजा पाकिस्तान को साथ इंगेज होना इज नॉट गुड। पाकिस्तान के साथ इंगेज होना तो पाकिस्तान को बेल आउट प्लान देना है। और इसके बाद अगर वो इंगेज होते हैं तो जो अमेरिका और अफगानिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर टफ लाइन ली हुई है उन्होंने, तो वो भी जाया हो जाएगी। सो फायदा उठाएं अफगानिस्तान की टफ लाइन का, अमेरिका की टफ लाइन का, और जो है पाकिस्तान के ऊपर आप भी टफ रहें और उसको स्पेस ना दें रिकवर करने का, ग्रो करने का, और अपने आप को मेन स्ट्रीम होने का। सो मैं समझता हूं कि ये स्पेस इस दफा, मैं माजी में नहीं चाहता क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने स्पेस नहीं दी। और ये भारत के अंदर ये बात बड़ी क्लियर है कि वो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते जी। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इतना कमजोर है कि अगर इससे बात की जाएगी तो इसको बेल आउट करने के मुतरादफ है। सो लिहाजा ना बेल आउट करें, ना पाकिस्तान से बात करें। और ये जो एक ग्लोबल नैरेटिव बना हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो जी की दहशतगर्दी की जंग में जैसे वो FATF में हुआ और वो सारी चीजें खासकर वो हाफिज सईद और इस तरह, तो उस नैरेटिव को मजीद प्रमोट करते रहे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार सोच रही है। चलिए, वो तो अपने फ़ायदे के लिए, अगर हम इस जो आर्गुमेंट को लें, वो तो अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, उनका फ़ायदा शायद इसी में है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, अपने अंदर ह्यूमन राइट्स की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर रहा है? ये मैं आज की गुफ्तगू में आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको ताहिर साहब।
मैं समझता ये हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टेमिक फॉल्ट मौजूद नहीं है माइनॉरिटीज के खिलाफ, या मैं ये कहूँ कि जो इंसानी हकूक के खिलाफ कानून साजी सूबाई सतह पे भी हुई है, मरकजी सतह पे भी हुई हुई है, और इस हवाले से जो सरकार है वो काम कर रही है, और कोई किसी को अलाउ नहीं करता कि हम जो है वो जो है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। बाकी देखें, जब आप वॉर जोन में होते हैं तो चैलेंजेस होते हैं वहां पे, ठीक है। हम फाटा में वॉर जोन में रहे फॉर सम टाइम, तो वहां पे प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन अभी आके चीजें ठीक हो गई हैं, प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, मिसिंग पर्सन का इश्यू था वो भी ठीक हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बैक टू नॉर्मल जा रही हैं। और लेकिन कोई ऐसा सिस्टेमिक प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के अंदर जी के कोई रियासत ने कोई जो है वो स्टेट लेड जिसे आप कह लें कि कोई माइनॉरिटीज की प्रोसिक्यूशन या इस तरह चीज मौजूद नहीं है। बाकी एक मुस्लिम सोसाइटी की कोई डोमिनेंट है, अगर कहीं पे किसी ने कोई ज्यादती कर दी है तो उनको फौरी सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ना तो ये कहता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ आप जाएं, ना उनको वो कहता है कि आप उनको वो सेफ प्लेस ना दें। सो मैं समझता हूँ कि कोई इंडिविजुअल इक्का दुक्का वाकया हो जहां पे भी, तो वहां पे सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी देखिए, आप कहते हैं कि कोई सिस्टेमिक किस्म की सिचुएशन नहीं है, या स्टेट लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन मैं ख़ुद एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, सेकुलर अपने आप को समझता हूँ, लेकिन हमेशा से मैं दुखी रहा कि पासपोर्ट पे हमें अहमदियों के लिए एक जुमला डालना पड़ा। मुझे लगा, और आज भी मैं इस पर कन्विंस हूँ कि बदकिस्मती से ये स्टेट की एक काविश है, जो ऑफ कोर्स कोई स्टेट की नहीं है, इस मौजूदा सरकार की नहीं है, दहाइयों से चली आ रही है। हम महसूस करते हैं कि जैसे अपरेंटली हिंदुओं के ख़िलाफ़ तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टेट मशीनरी अपरेंटली या उनके एमपीज़ बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह बच्चियों को सिंध से उठाया जाता है। अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो स्टेट करती भी कुछ नहीं है। अगर किया होता तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आज ये ना कह रही होती कि 3 से ज़्यादा बच्चियों का डेली फोर्स कन्वर्जन होती है, या उनकी इनफोर्स मैरिजेस होती हैं और उनके रेप होते हैं। ये एक मसला है जो ख़ुद इस्लाम के अंदर की माइनॉरिटीज़ हैं। आपके सामने शिया कम्युनिटीज़ के क्या क्या गिले शिकवे हैं, और उनका माजी से आज तक, हज़ारा तक उनका यही कहना होता है, हज़ारा मैसेकर तक, कि भाई इसमें कहीं ना कहीं स्टेट एलिमेंट्स हैं। स्टेट की पॉलिसी नहीं है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, सवाए अहमदियों के हवाले से वो एक अफसोसनाक बात है। तो ये जो सारा है, अगर स्टेट नहीं कर रहा तो स्टेट के जो इनडायरेक्ट एक्टर्स हैं उन पर क्यों कड़ी एक तरह से शिकंजे में उनको नहीं लाया जाता, जैसे मियां मिट्ठू की एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर। देखिए ताहिर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक, आपको पता है, इस्लामी रियासत है। जब इस्लामी रियासत होती है तो बहुत सारी कानून साजियाँ भी हुई हैं, तो उसके लिए जारी बात है फिर चीज़ें हो जाती हैं, कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं समझता ये हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अमूमन जो रियासत है उसका कोई काम नहीं होता कि वो मजहबी फैसले करे अवाम के लिए, क्योंकि मजहब मेरी ज़ात में एक बड़ा इनफरादी सा मसला है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है कि मेरे वो मुझे जज करे, मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं बुरा मुसलमान हूँ, मैं क्या हूँ। सो मैं प्राइमरीली ये जो एक, हम इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ये जो टॉप डाउन अप्रोच होती है, अतायर साहब, मैं इसके खिलाफ हूँ। और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में कई दफ़ा माइनॉरिटीज़ के हवाले से रियासत ने माजी में ये जो टॉप डाउन अप्रोच रखी है, इसका जारी बात है कि नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और जिस तरह से फिर आपको पता है कि बहुत सारे कानून को मिसयूज़ भी किया गया है। बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, गेन्स के लिए उन कवानीन का मिसयूज़ किया है। सो मैं समझता हूँ कि ना तो टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए कि रियासत अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसला कर दे और कह दे कि ये बस फैसला हो गया तो अब सबको फॉलो करना है। ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क में ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि मियां मिट्ठू एक करैक्टर बन चुका हुआ है, और मियां मिट्ठू कोई खुदा नहीं है कि जो मर्जी वहां पे फैसले करे ऐसे होगा, मैं नहीं देखता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इमेज को जायल करने के लिए भी जो वहां पे आपको पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में,
तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी कसर छोड़ेंगे। आपको पता है पीपल्स पार्टी इटसेल्फ इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और माइनॉरिटीज के हवाले से और इन चीजों के हवाले से। सो मुझे नहीं लगता कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, बट लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि इस तासुर को जायल होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई कंप्लेंट्स हैं कहीं पे, जैसे आपने एमनेस्टी का जिक्र किया, तो जारी बात है कंप्लेंट्स तो हैं, ये तो नहीं है कंप्लेन नहीं है, लेकिन इट्स गुड कि जितना जल्दी इन चीजों को खत्म कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान का इमेज ठीक हो। जी चीमा साहब, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे चंद एक, और क्वेश्चंस भी आपके चाहने वाले व्यूअर्स के हैं जो आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और क्वेश्चंस अब हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। यूट्यूब का एक चैनल है टेक एंड हेल्थ टिप्स, वहाँ पर वो पूछते हैं चीमा साहब आपसे कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन पुअर पीपल दैट हैव नो प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ फूड एंड मेडिकल, एंड व्हाट इज़ योर व्यू ऑन बलोच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड देयर राइट्स ऑफ लिविंग। जी चीमा साहब। देखिए जी, मैं सर ये समझता हूँ कि खाना पीना तो सबको मिलना चाहिए, और जहाँ पे नहीं मिल रहा, रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को खुराक दे, रोजगार दे, नौकरियां दे। और जो बलूचिस्तान की हवाले से बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ा चीज़ों को ओवर रेट कर दिया जाता है। इतने मसाइल हैं नहीं है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे एक मसला नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पे जो जागीरदाराना निज़ाम था, नवाब थे, उन्होंने बहुत देर चीज़ों को कंट्रोल रखने के लिए लोगों को एम्पावर नहीं किया, पढ़ने लिखने नहीं दिया। उन नवाबों का भी एक किरदार रहा है। फिर उसके बाद अभी जब वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही, इंस्टेबिलिटी के बाद वहाँ पे अब दोबारा मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर होने लगी हैं, तो मामलात थोड़े ख़राब हुए लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोबारा जितने भी रियासती अदारे हैं और जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान को भी उसी तरह ग्रो करना है जिस तरह बाकी सूबों ने ग्रो करना है। सो वो जो डेवलपमेंट है, वो जो ग्रोथ है, वो वहाँ पे भी वैसे ही अब हो रही है। और सीपैक की वजह से तो आपको पता है कि वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन लेन्स और वो सारा नेटवर्क बिछा दिया गया। आपको पता है कि बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट comprises 46% of the territory. So it will take some time, लेकिन इंशाल्लाह बलूचिस्तान मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा है तरक्की की। जी चीमा साहब, आपके लिए मैं दूसरा सवाल लाऊं, मैं इस पे ज़रूर अपनी कमेंट्री का इजाफ़ा करूंगा। ये अक्सर कहा जाता है कि बलूचिस्तान में सरदारों और बलोचों ने, जो बलोच लीडर हैं, उन्होंने अपनी आवाम को महरूम रखा। मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करता हूँ। वो जो बेशतर सरदार हैं और नवाब हैं, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान की सियासी जमातों का ही हिस्सा रहे हैं, तो वो अगर कसूरवार हैं तो वो तो ख़ुद सरकारों का ही हिस्सा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अविनाश सिंह जी का क्वेश्चन है कि कमर चीमा साहब, पाकिस्तान और इंडिया किस सूरत में दोस्त बन सकते हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान में फ्रेंडशिप हो जाए? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ताहिर साहब मैं चाहता हूँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना चाहिए, और जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ नहीं होगी, तब तक तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। सो मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग हो, ताल्लुकात बेहतर हों। आई एम फॉर पीस, आई एम डव। मैं चाहता हूँ कि अमन हो, और पाकिस्तान को अगर भारत के पास भी जाना पड़े बात करने के लिए तो जाना चाहिए। अमन के लिए हर किस्म की एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बंदे का फायदा नहीं हो रहा होता, उसमें करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। और मैं समझता हूं कि हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि पूरी दुनिया कनेक्टिविटी की तरफ चल पड़ी है, और हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, ताहिर साहब, ये खित्ता आज कनेक्टेड नहीं है। क्या ये अच्छा हो भारत जो है वो खुले हों जो बॉर्डर, और हम भारत जाएं, हम पंजाब जाएं, हम चंडीगढ़ जाएं, हम भी जाके बॉलीवुड देखें, वहाँ के लोग यहाँ पे आएं। इसी तरह सिर्फ ये नहीं पंजाब का कनेक्शन ना हो, बाकी भी सारा गुजरात हो, राजस्थान, सारे बॉर्डर खुलें। सो इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा। आई एम वेरी होपफुल, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा पाकिस्तान को मजबूत होना पड़ेगा। जितना पाकिस्तान मजबूत होगा, उतनी भारत से बात करनी आसान होगी। जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यशवर्धन जी का ही क्वेश्चन है कि कमर सर, व्हाट इज़ स्टेटस फॉर कोविड वैक्सीन इन पाकिस्तान?
देखिए जी, अभी तो कोविड की कोई वैक्सीन की कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट हमें बता रही है वो कह रही है मार्च में वैक्सीन आएगी। सो वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड एज फार एज दिस कोविड वैक्सीन इज कंसर्न। लेकिन हमारा जो यहाँ पे ड्रैप है, जो ड्रग्स अप्रूव करता है, उसने 2-3 जो ड्रग्स हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका है आपकी, फिर जो साइनोफार्म है, और फिर स्पुतनिक 5 है, इनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वी कैन यूज देम इन इमरजेंसी, जब हम कर सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो जैसे आप बोलते हैं ना कि कोविड की वो वैक्सीन की कोई पोजीशन नहीं है। जी, 2-3 और सवाल लेते हैं इससे पहले कि हम कंक्लूड करें आज का। वाइस ट्री वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डज चीमा सर हैव टू से ऑन रीसेंट प्रोटेस्ट ऑन सिंधु देश इंडिपेंडेंस रैली बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल? जी, बहुत शुक्रिया वाइस ट्री आपके सवाल का। देखिए जी, मैं समझता ये हूं कि पूरी दुनिया में जो ग्रुप्स होते हैं, जो राइट्स ग्रुप होते हैं, जो अपनी बात करते हैं राइट्स की, उनको जरूर बोलना चाहिए। लेकिन याद रखें कि 1945 के बाद एक ग्लोबली नेशन स्टेट सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब कोई और रियासत का बनना तो नहीं बना जा सकता, लेकिन मैक्सिमम जो ऑटोनॉमी है वो हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल ऑटोनॉमी जो होती है, वो मैक्सिमम देनी चाहिए। वो पंजाब को, सिंध को, बलोचिस्तान को, केपी को हमें समझते हैं ज्यादा देनी चाहिए, ताकि किसी के अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो पूरे हो सकें। लेकिन जिसके भी जो प्रोटेस्ट है, वो सिंधु देश की बात कर रहे हैं, जो भी ये जो सब नेशनलिज्म है, इट इज अ चैलेंज। और ताहिर साहब, मैं आपके ये जो क्वेश्चन पूछने वाले इनको बता दूं कि 21st सेंचुरी में जो पिछले 10 साल हैं, आपको पता होगा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बड़ी अहमियत ले गई है। सिंधु देश क्या है? इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी। वो सिंधी नेशनलिज्म की बात करें, सिंधी नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म इज देयर, लेकिन इट कैन ओनली सर्वाइव अंडर द फ्लैग ऑफ द ब्रॉडर पाकिस्तानी नेशनलिज्म। तो ये चीजें, जैसे कि इंडिया के अंदर आपको पता है कि जो पंजाबी हैं, सिख जो हैं, वो चाह रहे थे कि हमें आजादी मिले और बहुत कुछ था, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दे हैव टू लिव अंडर द बैनर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दीपक शर्मा जी का है, नमस्ते, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ इंडो पाक रिलेशन डिस्पाइट हिस्ट्री, विल इमरान डिमांड कोविड वैक्सीन फ्रॉम इंडिया? देखें जी, मैंने पहले बताया कि इंडिया पाकिस्तान का जो ताल्लुकात हैं, वो जो मुस्तकबिल है, वो बहुत अच्छा है। कोई इंशाल्लाह हम जंग की तरफ नहीं जाएंगे और मामलात खराब नहीं होंगे। छोटी मोटी स्किर्मिशेस होती रही हैं, आइंदा भी मुस्तकबिल में भी हो सकती हैं, लेकिन मामलात खराब नहीं होंगे। और वैक्सीन के लिए देखें जी, हम तो पहले बहुत सारी वैक्सीन भारत से मंगवाते रहते हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट इन आस्किंग फॉर मोर वैक्सीन? क्या भारत से अभी तक पाकिस्तान में कोई ड्रग्स नहीं आ रही? अभी भी ड्रग्स आ रही हैं। हम तो डिपेंडेंट है भारत से बहुत सारी मेडिसिन मंगवाने में। सो देयर इज नो बिग डील इन आस्किंग इंडिया एज फार एज सेविंग लाइफ इज कंसर्न। भारत पहले भी तो पाकिस्तान को बहुत सारी ड्रग्स दे रहा है, और जब ये पाकिस्तान ने फैसला किया था कि हम जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर रहे हैं, तो ये देखना भूल गए थे हम कि हम तो बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से मंगवाते हैं। देन वी अगेन रिक्वेस्टेड देम फॉर द मेडिसिन। सो एज फार एज सेविंग लाइव्स इज कंसर्न, वी शुड गो फॉर के जी दुनिया में कहीं से भी जान बचानी हो सके तो हमें करना चाहिए। जी, आखिर में एक क्वेश्चन लेते हैं। जी, उज्जवल कौल जी का क्वेश्चन है कि योर व्यूज़ ऑन द डिमोलिशन ऑफ तारू सिंह गुरुद्वारा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क ऑन इट। देखें जी, मैं समझता ये हूं कि ये जो गुरुद्वारे गिराने का और मंदिर गिराने का ये जो धंधा बंद होना चाहिए। इसको किसी कीमत में भी कहीं पे भी अलाउ नहीं होना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम इज सेंट्रल एंड पिवटल टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इसके बगैर अगर ये कोई करेगा तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई भाई, तमाम किस्म के जो लोग हैं, उनकी जो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन उतनी जरूरी है जितनी मस्जिद की प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर मस्जिद की प्रोटेक्शन हुई और गुरुद्वारे की और मंदिर की प्रोटेक्शन ना हुई तो ये ज्यादती हो जाएगी। ये इस्लाम इस चीज का लेसन नहीं देता। एंड आई स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। सो अगर कहीं पे ज्यादती हुई है और वहां पे मस्जिद बनी हुई है, तो इसमें मैं क्या, इस्लाम ही इसकी इजाजत नहीं देता। और पाकिस्तान का
जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता, और इसके लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो ऐसे इकदाम उठाते हैं और जो मुल्क के खिलाफ इस तरह की साजिश करते हैं ताकि माइनॉरिटीज कमजोर नजर हों। ये पाकिस्तान की इंसल्ट है, ये इस्लाम की इंसल्ट है, ये मुसलमानों की इंसल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने वक्त दिया और हमने आपकी गुफ्तगू को सुना, और लगता है कि जो हमारा इब्तदाई आज का प्रोग्राम है ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बैलेंस नुक्ता नज़र भी सामने आए, जैसा कि टैग टीवी का मौक़िफ़ है, और कोशिश है कि हम पूरे मौक़िफ़ को सुने, उसको एनालाइज़ करें, ना कि यहाँ पर हम वो शाउटिंग मैच लगाएं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं। और हम चाहते रहेंगे कि आपकी बातचीत टैग टीवी पर हम सुनते रहें, ताकि उससे हमें ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव का भी पता चले। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बातचीत सुन रहे थे आप कमर चीमा साहब की। हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि कमर चीमा साहब को ज़्यादा इंगेज करें और उनके साथ और भी साथी लेकर आएँ जो कमर चीमा साहब की गुफ्तगू को काउंटर भी कर सकें। आज का सुपर चैट ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक और ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द, मैक्सिमम फरवरी 1 तक, आप हमारा टीवी चैनल 24/7 लाइव यूट्यूब पर देख सकेंगे। हो सकता है हम ये काम 1 फरवरी से पहले भी शुरू कर दें। इससे ये आपको अंदाज़ा होगा कि टैग टीवी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टॉक शो या किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि हम एक 24/7 टीवी चैनल्स हैं जिसमें हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के न्यूज़ बुलेटिन लाते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन लाते हैं, यूरोप का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं, भारत के न्यूज़ बुलेटिन लेकर आते हैं, कश्मीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेकर आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस साउथ एशियन टीवी चैनल पर सबको, मुख्तलिफ ख़यालात रखने वाले लोगों को राय की इजाज़त दी जाए, जगह दी जाए, ताकि डायलॉग आगे बढ़े, ताकि आप हमारे व्यूज़ होने के नाते फ़ैसला कर सकें कि कौन से नैरेटिव में वज़न है, कौन से नैरेटिव में नहीं है। मीडिया का काम ये होता है कि डिस्कोर्स को लेकर आगे चलें। मीडिया का काम ये नहीं होता कि एक ही तरह की बांसुरी बजाते चले जाएं। आप जैसा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं, मेरे मौक़िफ़ को साल हर साल से जानते हैं, वो एक स्टडी है, वो अपनी जगह पर है और वो रहेगा। और उसमें भी जो इवॉल्व होने वाली बात होती है वो डायलॉग के ज़रिए ही पॉसिबल होती है। आज से हमने तय किया कि हम बहुत सारे नए फेसेस जो आपके लिए कुछ जाने पहचाने भी होंगे मगर टैग टीवी पर नए होंगे, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू कर लेकर आएँ। मगर हमारी कोशिश होगी कि वो प्रोफेशनल एनालिस्ट हों, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की बज़ में रहने वाले ना हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ जज्बात की रो में एक ही रुख पर जाने वाले ना हों। हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी जो एक प्रोफेशनल अंदाज की है वो भी रहे और उसमें भी बेहतरी से बेहतरी आए। और जो हम ख़यालात पेश करें, जैसा कि मैंने कहा कि हम बासी ख़यालात नहीं पेश करेंगे, हम फ्रेश ख़यालात पेश करेंगे। और जो साउथ एशिया में पीस के लिए अपना किरदार अदा कर सके, नैरेटिव और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब के सब आएंगे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल पे पहले भी पाकिस्तान के न्यूज़ बुलेटिन और पाकिस्तान के टैग टॉक कराची के शोज़ कभी कभी देखते होंगे। आपको अंदाज़ा होता होगा कि उनका जो मौक़िफ़ है वो शायद मेरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब ख़बर होती है तो ख़बर का ये मकसद होता है कि जैसे ख़बर है, इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है वो एज़ इट इज़ चली जाए। लेकिन जब मैं कमेंट्री करूँगा तो उस पर मेरा नुक्ता नज़र होगा, जब कमर चीमा साहब कमेंट्री करेंगे उस पर उनका नुक्ता नज़र होगा, जब तारिक फ़तह साहब कमेंट्री करेंगे, अनीस फ़ारूकी साहब कमेंट्री करेंगे, उन सब के अपने अपने शेड्स होंगे। यही एक प्रोफेशनल मीडिया का काम होता है। हम उसी प्रोफेशनल मीडिया को आगे लेकर चलते चले जाएंगे। हमारे सुपर चैट के जो अलग से शोज़ हैं वो भी आपको थोड़े थोड़े नज़र आते रहेंगे, मगर आज से हम आपको ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में और 1 फरवरी से 1 फरवरी से फॉर श्योर आप 24/7 लाइव यूट्यूब पर
पूरे का पूरा हमारा टीवी देख सकेंगे। इसी ऐलान के साथ मैं आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.